हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। इसमें टॉप 10 MVBI क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 10 में आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, समझिए एक क्वेश्चन से आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर या 5 नंबर से आ रहा है, तो बहुत एक सेट से 10 नंबर। जैसे आप देखिए, हम यहाँ पर जो सेट लाए आप सबके लिए, ये सेट 1 है, ठीक है, और सेट 10 कम से कम करा देंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन हो जाएगा, और 100 के 100 प्रश्न कर लेते हैं तो आपके पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप 10 के 10 का मतलब सेट जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप चलिए, हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे कि बोला जा रहा है कि शीतयुद्ध क्या है। एक प्रकार शीतयुद्ध क्या है, तो उत्तर में देखिए, शीतयुद्ध का अर्थ यह है कि जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध ना हो, उसे ही शीतयुद्ध कहते हैं। अब थोड़ा सा शीतयुद्ध के बारे में समझ लीजिए कि जब USA और USSR, ठीक है, दोनों देश था, जिसमें 1945 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में इसकी छेड़खानी हो गया, किसका, USA और USSR का, और 1991 में क्या हुआ, इसका अंत हो गया, किसका, USA मतलब शीतयुद्ध का। और बाद में क्या हुआ, ये शीतयुद्ध का तो समाप्त हो गया। इसी में कहा गया कि दोनों बीच में बॉम्ब फेंका नहीं होता था, लेकिन बात से ही क्या होता था, शीतयुद्ध मार बोला होता था, यही शीतयुद्ध कहा जाता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, आपको उदाहरण में दिए हुए कि अभी वर्तमान में भारत और चीन के साथ ऐसा ही तनावपूर्ण स्थिति था। अभी फिलहाल देखे होंगे कि बाद में ही कि भारत और चीन क्या दोनों में कैसा तनावपूर्ण स्थिति था, लेकिन वो ऐसा युद्ध लगा नहीं कि दोनों में भी युद्ध होने वाला है, उसे ही शीतयुद्ध कहते हैं, ठीक। आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। और ये VBI था, और ये तो मोस्ट VBI हम कहेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VBI है, ये MVBI के तौर पर रख लीजिए और जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, उत्तर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 महाशक्तियों में विभक्त हो गया। जो देश नए स्वतंत्र हुए थे वह नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो। मतलब जैसे मान लीजिए, अभी जस्ट बताएं कि द्वितीय विश्व हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, 1939 से लेकर चला था, ठीक है, ये द्वितीय विश्व चला था 1939 से लेकर 1945 तक, आपको पता है कब चला था, तो 1945 तक ये चला था, जिसमें से 1945 के बाद 1945 का शीतयुद्ध आया, जिसमें USA और USSR था, दोनों देश शामिल था। और जो देश नए स्वतंत्र, मतलब जो बाकी देश थे वो जो चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हो, मतलब जो दूसरा देश था वो कहते थे कि भारत जैसे दूसरा देश हो गया, वह गुट में शामिल नहीं होना चाहता, और उन्होंने एक नया गुट खोला जिसे गुट निरपेक्ष कहा। मतलब फिर बाद में क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक दूसरा गुट खोल लिया जिसे गुट निरपेक्ष नाम दिया गया, यही बोला जा रहा है। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, इसमें है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसके बारे में पता चल गया ना, चलिए बहुत बढ़िया, आपको पता चल गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये भी याद कर लेंगे जरूर, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छे लेवल की है। देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं जी। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो 1991 में शुरू हुआ था, राइट, और इसके बारे में बताना है, समझना क्या है। तो देखिए उत्तर देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पहुँचाना, साधनों को भेजना, न्याय दिलाना, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना। इसका अर्थ समझिए आप थोड़ा सा, जो नई अंतर्राष्ट्रीय है ना, अब इसमें थोड़ा सा समझिए कि क्या कहा जा रहा है कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अभिप्राय है कि विकसित देशों से, विकसित मतलब जो देश विकास, जैसे अमेरिका हो गया, ये विकसित देश है, ठीक है, उसमें से क्या कि विकासशील देशों को खाद्य सामग्री, जो विकासशील देश नहीं है क्या, उसको खाद्य सामग्री पहुंचाना, साधनों को भेजना, मतलब उसको साधन देना, क्या बस ट्रक, ये रेलवे हो गया, क्या एक प्रकार से सरकार के द्वारा क्या गया, एक साधन है। न्याय दिलाना, जो कमजोर घर के लोग हैं, उसको कुछ चीज़ का अधिकार नहीं मिल रहा है, राशन पानी नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या कराना, न्याय दिलाना है। कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना, मतलब जो देश विकासशील नहीं है उसे क्या किया, उचित अधिकार मिलना चाहिए। यही कहा जा रहा है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 1991 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए और इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें 4 नंबर में कहा जा रहा है, 4 नंबर बहुत ही VBI है कि परमाणु प्रसार संधि से आप क्या समझते हैं। हम ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही VBI है, और MVBI मान लीजिए बार बार आया भी है, शायद 1-2 बारी आप जरूर देखेंगे क्वेश्चन बैंक, तो आपको पता चल जाएगा। उधर देखिए क्या कर रहा है, यह संधि केवल परमाणु शक्ति को संपन्न देशों
को अणु बम रखने की अनुमति देती है। देखिए, ये परमाणु अप्रसार संधि का अर्थ है कि यह संधि केवल परमाणु शक्तियों संपन्न देशों को अणु बम रखने की अनुमति देता है। जैसे मान लीजिए कि परमाणु से, जैसे भारत में परमाणु है, इसका परमाणु बम का जो परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था, फर्स्ट 1974 में, और दूसरा 1998 में। कहाँ? भारत में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। आप जरूर याद रखे होंगे और हम पढ़ाए हुए भी है। अनुमति रखने का अनुमति है और बाकी देशों को ऐसा हथियार हासिल करने से रोकती है। मान लीजिए जो देश हो गया, जो अच्छे खासे देश है, उसके पास जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन, ये सब के पास क्या है? तो परमाणु बम रखने की अनुमति है। अब बाकी जैसे दूसरा देश हो गया, तो उन देशों को, जैसे हो गया कोई भी देश मान लीजिए, उन सबको देश क्या किया? रोकने से, परमाणु बम से रोकता है। ठीक है, ये सब देश, अमेरिका, ये सब हथियार हासिल करने से रोकती है। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने, मतलब 1 जनवरी से, मतलब 1 जनवरी 1967 में तो परमाणु बम का शुरुआत ही हुआ हथियार बनाने और रखने वाले देशों को इस संधि में रखा गया, जिसे मूल्य 5 देश शामिल थे। और उसमें से कितने देश 5 शामिल थे? तो 5 देश शामिल थे, जैसे अमेरिका थे, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब इसको क्या किया? 1995 में क्या कर दिया गया? उसको अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया, उससे आगे। ठीक है, और इसके जो रखने वाला जो देश था परमाणु बम, उसे रूस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, मतलब वही देश रखता था। कब? 1967 में। और फिर 1974 के बाद क्या किया? भारत भी रखने लगा 1974 में। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 4 नंबर भी आपको अच्छा खासा समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर भेजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लाइक का बटन नहीं भेज सकते। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक ऐसा प्रश्न था, सेट 2 लाए कि नहीं लाए, आप जरूर कमेंट करेंगे। ये तो सेट 1 हो गया। ठीक है, जब तक आप 10 के 10 सेट कवर नहीं कीजिएगा तब तक आप अच्छा खासा नंबर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सेट कवर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव का भी सेट 1 चल गया, 2 सेट 1 और 2 चले आया वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप पेज से भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी अच्छा खासा आप समझ सकते हैं। ठीक है, बर्लिन दीवार पर टिप्पणी लिखिए। ये बर्लिन दीवार क्या है, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। तो ये भी VVI क्वेश्चन है, और बार बार जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड और VVI जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यही क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए उत्तर देख कैसे कर रहा है कि शीतयुद्ध के सबसे सरगम दौर में बर्लिन दीवार 1961 में खड़ा किया गया था। कब किया गया? 1961 में खड़ा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, तो 1961 में की गई थी। ठीक है, यह दीवार शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। क्या था? यह दीवार जो था ना, बर्लिन दीवार, यह क्या था? शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। मतलब पूर्वी जर्मनी के 1989 में क्या किया उस जमाना में, मतलब उसे गिरा दिया। उस दीवार को, जो शीतयुद्ध का दौर था, वो बड़ा प्रतीक था, उसे क्या किया? गिरा दिया। इसका परिणाम दूसरी दुनिया का अंत हुआ और शीतयुद्ध की समाप्ति हुई। जर्मनी का एकीकरण 1990 में भी हुआ था। अब पूछा जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था, और शीतयुद्ध का जो समाप्ति कर देता 1989 में। ठीक है, और इससे दूसरी दुनिया का अंत हो गया। जैसे USSR बोले थे, इसे अंत हो गया, और USA उसका जिंदा रहना पड़ा। ठीक है, 1990 1991 में मृत्यु हो गया, पूरा देश का खत्म हो गया। चलिए, ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये 6 नंबर क्वेश्चन भी आया, आप जरूर याद रखेंगे। और ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करिए। आप जानते हैं ग्राम में ही रहते हैं, आप गाँव में ही रहते होंगे, और शहर में तो बहुत कम स्टूडेंट रहते। जिस प्रकार हम बिहार के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सभी गांव से ही होंगे, ज़्यादा खासकर तो होंगे नहीं शहर से। तो हम मान लें कि बहुत स्टूडेंट होंगे सभी सर। तो ग्राम पंचायत के बारे में लिखते हैं। जैसे ग्राम में आप देखते हैं कोई कांड उंड होता है, तो क्या करता है, जो हमारे सदस्य बूढ़े लोग होते हैं, वो ग्राम में पंचायत बैठ जाता है, तब इसके क्या करता है, कुछ हल करते हैं। उसी प्रकार इसमें उत्तर देखिए। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। क्या होती है? ग्राम पंचायत किसकी कार्यपालिका होती है? तो ग्राम सभा की। ठीक है, जो हमारे सभा हुआ है उसमें। ठीक है, ग्राम पंचायत के अनेक कार्य हैं, मतलब जो ग्राम पंचायत है उसका अनेक कार्य है, कुछ और करना, ये करना, जिसमें पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना तैयार, कृषि, पशुपालन, सड़क एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान देना आदि। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे जो क्षेत्र में रहिए, ग्रामीण क्षेत्र पंचायत में रहते हैं, उसका काम क्या है कि तैयार कृषि करना। ठीक है, पशुपालन करना, सड़क एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता संबंधित रखना। मतलब जितने भी आप सड़क उड़क देख रहे हैं वहाँ पर गंदगी फैला रहता है, उसको क्या करना है? स्वच्छ, मतलब साफ सुथरा करना है, पहलुओं पर ध्यान देना आदि। ग्राम पंचायत कृषि की उन्नति के उत्तम खाद और उत्तम औजारों का प्रबंध करती है। यही है जो ना ग्राम पंचायत वही कुछ करती है। खाद जैसे आप सब कुछ अनाज लाते, तो यही करते, कौन करते? तो ये ग्राम पंचायत कर रही है, जिससे उत्तम औजार प्रबंध करती है, और अच्छा औजार भी प्रबंध करती है। कौन? ग्राम पंचायत। लेकिन अभी खासकर ऐसा नहीं है,
अब देखते गांव में तो ऐसा नहीं करता ग्राम पंचायत, ये सिर्फ लिखावट के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। बहुत से देखिए तो ग्राम पंचायत में अपना ही पेट भरता है, बाकी का तो जनता का कहीं जाए गोली माराए। ठीक है, ये कहावत है, अपना काम बनता तो क्या है बाहर में जाए। बताइए, छोड़िए हटाइए, ये जनता का कोई नहीं है, जनता का कोई नहीं देखता है। ठीक है, अब नेता सभी जीत देता है, फिर बस हाँ 5 साल जीता, बस 5 साल राज करेगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है तभी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप सब के लिए कोशिश करें कि हम बना दें जल्दी। ठीक है, 7 नंबर में कि भाषा नीति क्या है, ये 480 बार वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। उत्तर देखिए, भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है। क्या विविधतापूर्ण का मतलब हो गया कि देखिए विविधतापूर्ण, जहाँ 114 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कितना? 114। ये VVI मान ली, बहुत VVI। और ये क्वेश्चन हम कहेंगे ना कि बार बार आता है तो आता है। भाषा नीति से क्या समझते हैं, भाषा की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं, भाषा क्या परिभाषा दीजिए, इतना बार बार पूछा जाता है कैसे भी तो आपको देना इसी उत्तर है। तो भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है, जहाँ 114 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या कहा जाए कि भारत ऐसा देश है ना जहाँ पर भारत 114 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब बाहर में देखिएगा तो दूसरे देश में तो 3 से 4 भाषा डाला जाता है। जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज तो इंटरनेशनल हो गया, और बाकी उर्दू फारसी ये सब हो गया, जैसे मान लीजिए। और जैसे अमेरिका में ही तो हो गया, तो दूसरा भाषा इंग्लिश चलता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है कि पूरा 114 भाषा है का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी भाषाओं को प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाई विरासत को समुद्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए गुजराती हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, क्या बनाती है, हमारी सभी भाषाओं को विरासत के समुद्र बनाते हैं। ठीक है, तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करती है। मतलब जो हमारे भाषा को क्या करते हैं, विकसित करती है। अतः प्रमुख भाषाओं को सम्मानित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी हो गया, उससे क्या करा, राष्ट्रीय एकता को बना रहा है, राइट, मजबूत किया जा रहा है। भारतीय संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को समाहित गया है, जैसे मान लीजिए इसमें हो गया आपको हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू आदि, यही भाषा नीति है। इसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में देखते हैं बहुत रहता है, बांग्ला में हो गया बंगाली हो गए, वो तेलुगु में अलग देश हो गया, मान लीजिए सभी रहता है, और सभी को मिलाकर क्या होगा, एक एकता बन जाता है। भारत में विविधता एकता में हो गया, ये एक प्रकार का बल हो गया। ठीक है, सबल बल हो गया। तो ये भी आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके सामने, और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये 2020 या 21 में से पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के क्या कार्य है। लोकसभा में विपक्षी के नेता का क्या कार्य है, जो विपक्षी दल के नेता होते उसका क्या कार्य होता है। उत्तर देखिए, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्य की आलोचना करना। ठीक है, सत्ताधारी दल के कार्य का आलोचना करना, राइट। इसके नियंत्रण सत्तारूढ़ दल संगम रहता है। सिद्धांततः लोकतंत्र में विपक्षी दल होना जरूरी है। लोकसभा में विपक्षी दल के कार्य सत्तारूढ़ दल या सोचने के लिए बाध्य होते हैं। क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। उसके द्वारा कोई गलत कदम न उठे, ताकि विपक्षी दल उस कार्य का लाभ उठा जनता को अपना पक्ष कर ले। मतलब इसमें कह रहा है कि लोकसभा में विपक्षी दल के मतलब जो जीतता है ना, वो कोई गलत काम ना करे जिससे कोई लाभ उठा ले। क्या करे, कोई दूसरे कार्य उस दल का क्या करे, लाभ उठा ले, और क्या करे, अपनी जनता को अपने पक्ष में कर ले। तो जो लोकसभा में विपक्षी दल होते हैं वही क्या कहा जा रहा है। इसमें भी आपको समझ में आ गया। अब एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप में समझ में आ जाएगा। जरूर हम कहेंगे कि एक बार और आप जरूर रिपीट कर लेंगे घर पे। ठीक है, और ये आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर भी बहुत अच्छा है, और ये भी क्वेश्चन आपके टॉप लेवल पे ही रखा जा रहा है। क्योंकि देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, और ये भी शायद पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर देखिए क्या कह रहे हैं। इसका उत्तर देखिए, भारत में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है। देखिए बहुदलीय का मतलब क्या हुआ, एक जनता ये हो गया, एक दल ये हो गया, ये देखिए। अब देखिए जब मुखिया का चुनाव हुआ होगा तो एक ही दल नहीं खड़ा हुआ, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक खड़ा होता है। ठीक है, 10, 12 कितना भी खड़ा हो सकता है। इसमें बहुदलीय है कि कोई भी आके खड़ा हो सकता है, मूर्ख पढ़ा लिखा दोनों। ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर बहुत से दलों का संगठन है। भारत में किसी एक दल का वर्चस्व नहीं है। भारत में मतलब क्या है, अभी जस्ट बोले कि किसी एक दल का वर्चस्व नहीं है।
चुनाव के दरमियान बहुत सारे नेता निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसे मान लिए कि अभी मुखिया प्रत्याशी का चुनाव हुआ, उसमें कितने 10 आदमी खड़े हुए हैं, लेकिन जीतेंगे कितना? 1। तो किसी को रोका नहीं जा रहा कि आप खड़ा नहीं हुए, अपने मन से आप चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, चुनाव के दरमियान बहुत सारे नेता भाग लेते हैं। तो पता बताइए हैं, जिस दल का ज़्यादा मत प्राप्त होता है वही सत्तारूढ़ होते हैं, और जिसको सत्तारूढ़ कम प्राप्त होता है वह विपक्षी दल की मान्यता दी जाती है। मतलब जो हो गया, मान लीजिए 1200 वोट हो गया, ठीक है, और एक आदमी का 1100 वोट बना, तो इसको विपक्षी दल माना जाता है, इसे विजेता माना जाता है। ठीक है, जिसे मुखिया प्रत्याशी में हो गया 12 आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी को 1000 वोट मिला है, और एक आदमी 1000, और एक आदमी को 900 वोट मिला है, तो 900 वाला को विपक्षी दल माना जाता है, और इसको क्या माना जाता है? इसे विजेता माना जाता है 1000 वाला को। तो ये भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है। और ये देखिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका। अब जाति वाला तो मत पूछिए, हम यही कहेंगे कि जाति वाला जितना भी क्वेश्चन आपको मिले रट जाइए। कितना? जाति वाला जो भी क्वेश्चन मिले उसे रट जाना है। ठीक है, और जाति वाला खासकर बहुत आता है, बहुत देखिएगा तो बहुत आता है। भारत की राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए भारत में है ना, जाति प्रथा पर बहुत भूमिका निभाती है, सबसे बड़ा। आज विभिन्न समाज नीति में उसी कोटि को टिकट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाति विशेष वह व्यक्ति अपने जाति के लोगों के लिए कार्य करेंगे। देखिए मान लीजिए 10 मुखिया खड़ा हुआ है, और कोई हो गया यादव हो गया, कोई होगा कोई भी जात मान लीजिए, और 10 के 10 क्या हुए? खड़ा हुए हैं। लेकिन जो आप जनता हो गए उसे क्या करते? अपने जात को देता है। अपने जात मतलब जैसे हो गया कोई भी जात, वो अपने जात को देता है, बाकी दूसरे को जो अच्छा काम करता है उसको नहीं देता है। वो कैसा भी गलत काम करे या कैसे करे। देखिए इसे में यही बताया, जाति विशेष वह व्यक्ति अपने जाति के लोगों को कार्य करेंगे। लेकिन सिर्फ भ्रम है। बहुत सारे उदाहरण मौजूद है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जितने के बाद नेता लोग अपना रंग रूप बदल लेते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। मान लीजिए जाति प्रथा पर, जैसे मान लीजिए आप अपने चाचा भाई, जैसे कोई आपके गांव के रिश्तेदार है, उसको वोट दिए और वो जीत गया, अगर आप जाइएगा ना कुछ काम करवाने, तो वो आपको उल्टा सुल्टा बोलने लगा, उसका रंग रूप सब बदल जाएगा, कहेगा वो करेंगे वो करें। लेकिन सब ये गलत है। लेकिन कोई अगर जो स्टूडेंट होंगे मेरे और इसमें पढ़ रहे हैं, और मुखिया के बारे में आपके पिताजी या कोई भी चाचा हो जाओगे तो बुरा मत मानना, लेकिन ये रियल में है, बता रहे हैं। अगर आपको बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मेरे ख्याल से अभी 10 क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही टॉप था, और 10 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छा। और आगे देखिए ये वीडियो आप मिल जाएगा बहुत, अभी क्वेश्चन और टाइप का ही करना है। तो देखिए सेट 2 है ना, कमिंग जल्दी आ जाएगा। और सेट 2 आपके लिए क्या आ जाएगा? जल्दी आ जाएगा ना। सेट 2 आप अगर कमेंट करते हैं सर सब्जेक्ट ये बहुत अच्छा था वीडियो, और सेट 2 जरूर लेके आइए, तो आप कमेंट में कीजिए और हम जरूर आपके लिए सुनेंगे और ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। तो क्या करना है? कमेंट करना है, और लाइक तो सभी आदमी से बनता ही है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको कितना पता था क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और PDF के लिए आप इस टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, आपको मिल जाएगा। या तो आप PDF के लिए यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं 85 78 00 27 39। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।